दोस्तों नमस्कार। मोदी जी कई देशों की यात्रा करके वापस लौट रहे हैं। कई देश वो घूमे हैं और उनकी यात्राएं कैसी होती है, कितना धूम मचाकर वो उन यात्राओं में आते हैं, सभी को पता चल जाता है। और उसके बाद विदेशी मीडिया में क्या-क्या कसीदे गढ़े जाते हैं, वो गार्डियन जैसे अखबार और ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जो बातें हैं, उनके ज़रिए हम लोगों को पता ही चल जाती है। लेकिन वो बात तो विदेश की, लेकिन अब देश में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहा है एक तरीके से। क्योंकि हमारे देश में ही लोकतंत्र का एक ऐसा विलन बैठा है जिसकी जो हरकतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा रही हैं और उसको लेकर अब न केवल बातें चर्चा हो रही हैं बल्कि बड़े सवाल भी हो रहे हैं। और अब तो बात ऐसी हो गई है कि सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है उस मुद्दे पर। क्या है ये बड़ी बात और आखिर लोकतंत्र पर कौन सा आघात हुआ है जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है और अब सरकार को इस पर जवाब देना होगा। कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। जैसे ही मोदी जी देश में दाखिल होंगे उन्हें कई सवालों का जवाब देना होगा, जिसमें एक ये सवाल भी शामिल होगा। आखिर बात क्या है? बात करते हैं संतोष जी से और जानते हैं पूरा मसला। संतोष जी, आपका स्वागत है। क्या ये इतनी बड़ी बात हो गई है? मैं बात ज्ञानादेश की कर रही हूँ, आप तो ये जानते ही होंगे। उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया? जी। अंशु जी, सबसे पहले तो आपको और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बात बिल्कुल साफ, प्रधानमंत्री जी हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर गए, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और किस तरह से वो भारत की बेइज्जती करवा के आए हैं वो हमने और आपने सबने देखा है। ऑस्ट्रेलिया में जाके रैली कर रहे हैं, भारत सरकार के खर्चों पर जाकर पैसा आप तो आरटीआई का जवाब देना बंद कर दिया है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, लगातार वो पूछते थे, हमने भी एक दो स्टोरी करी, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि वो होटल नहीं लेते हैं, एयरपोर्ट पे नहा लेते हैं। पता लगा भैया ये तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, तो आरटीआई का जवाब देना ही बंद कर दिया। तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि कितना खर्च किया। लेकिन चलिए, वो तो विदेश में जाके जो करते हैं वो करते हैं, या जो करवाते हैं भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती। देश में बैठा हुआ उनका एक करीबी आदमी, उसने भारत की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे। एक वो दौर था अंशु जी, एक वो दौर था जब आजाद होते ही, जब भारत चारों तरफ से समस्या में घिरा हुआ था, संविधान सभा की बैठक चल रही थी, इंग्लैंड तक में उस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत की संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने कहा कि नहीं, भारत में बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। दुनिया भर में भारत का डंका बजा था अंशु जी। और आज जो भारत के लोकतंत्र की बातें करते थे, आज वही दुनिया के देश भारत को बता रहे हैं कि आप वोट काट रहे हो, आप चुनावी प्रक्रिया को गलत कर रहे हो, आप लोकतंत्र के खिलाफ जा रहे हो, आप लोकतंत्र का माहौल बना रहे हो। और दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र भारत पर उंगली उठा रहा है, संयुक्त राष्ट्र भारत से सवाल कर रहा है। और मैं बता दूं, भारत की इज्जत, ये तमाम लोग जवाहरलाल नेहरू पे जाते हैं, मैं भी चला जाता हूं कभी कभी। 1945 जब भारत गुलाम था, ब्रिटिश का हिस्सा था, उस समय भारत का फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का अंशु जी, जब हम आजाद भी नहीं थे। ये कद हुआ करता था भारत का। और आज वही यूएन हमसे सवाल पूछ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके चहेते देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस देश को कहां पर लाकर पटक दिया है। इससे पहले भक्त लोग टूटेंगे, अरे विदेश का रिपोर्ट, विदेश का रिपोर्ट, विदेश का रिपोर्ट। मैं इसके दो जवाब देता हूं, अंशु जी। आप ही उछलते थे ना, टाइम मैगजीन पे खबरें छपती थी, या दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में खबर छपती थी। आप ही उछल के हमें बताते थे कि देखो दुनिया में डंका बज रहा है। आज वो आलोचना कर रहे हैं तो आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मोदी जी सख्त काम कर रहे हैं इसलिए वो आलोचना कर रहे हैं। मैं मानता हूं अंशु जी, मैं बिल्कुल सही मानता हूं, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन मैंने पढ़ा है। मैं मानता हूं कि हर देश और हर संगठन के अपने हित होते हैं, लेकिन हर पैरामीटर पर आप प्रेस फ्रीडम के नाम पे सबसे नीचे चले जाते जा रहे हो। आप पॉवर्टी में नीचे हो, आप हंगरी में नीचे हो, मतलब भुखमरी में आप नीचे हो, शिक्षा के स्तर में आप नीचे जा रहे हो, आपकी अर्थव्यवस्था की चीजें गड़बड़ी होती चली जा रही। एक रिपोर्ट ऐसा नहीं आ रहा है अंशु जी जिसमें आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। तो तमाम रिपोर्ट अगर आ रही है, आप न साफ पानी दे पा रहे हो, ना आप साफ हवा दे पा रहे हो, ना आप शिक्षा दे पा रहे हो, सरकारी स्कूल लगातार आप बंद कर रहे हो, कह रहे बच्चे नहीं है। अरे बच्चे होंगे कहां से? जब आप लाना चाहोगे तब ना बच्चे होंगे। यही मोदी जी कहानी सुनाया करते थे अंशु जी कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो ड्रॉप आउट रेट ये था, तो मैंने कहा नहीं, मैं गांधी सचिवालय में नहीं बैठूंगा, मैं जिला में चला गया,
वहां कहा गया, डीएम ने कहा कि ये है वो है, नहीं 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 नहीं, मैं गांव जाऊंगा। तो मैं गांव गया, वहां एक एक बच्चे को पकड़ के मैं स्कूल लेकर चला गया। अब कहाँ गई वो सब चीजें? कहाँ गया वो गुजरात मॉडल? स्कूल पे स्कूल बंद होते जा रहे हैं, आप उसको बंद करते चले जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प, एक सन्यासी ने कहा कि हमारे मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर आपने काशी कॉरिडोर बना दिया है। आप उज्जैन का महाकाल का मंदिर आपने उज्जैन कॉरिडोर बना दिया है, और अपने कार्यालय को आपने तीर्थ बना दिया है। मतलब हमारे भगवान शंकर, हमारे भगवान राम, हमारे भगवान कृष्ण, आप कॉरिडोर के नाम से उसको पुकार रहे हो, और अपने कार्यालय को, जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ पीएम ऑफिस होना चाहिए था, उसको आपने तीर्थ कर दिया है। ये इनकी वो है। तो अब लोकतंत्र को कैसे ये मिटा रहे हैं? एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लगातार ये मामला गया, और अब यही मामला जो है वो संयुक्त राष्ट्र तक चला गया है। और संयुक्त राष्ट्र ने, ये भारत के लिए बहुत अपमानजनक है अंशु जी, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की चुनावी प्रक्रिया और भारत के चुनाव आयोग पर, जिस चुनाव आयोग से ट्रेनिंग लेने दुनिया के 100 से ज्यादा देश आ चुके हैं, अभी 100 देश में प्रधानमंत्री जी ने घूमा नहीं, लेकिन हाईएस्ट वो हो चुके हैं। अभी शायद कुछ देश और बचे हुए, उसके बाद वो सेंचुरी पार कर लेंगे। लेकिन दुनिया के लगभग 100 देशों को पिछले 75-77 सालों में इलेक्शन कैसे करवाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग भारत के चुनाव आयोग ने दी थी अंशु जी। अब उसी चुनाव आयोग पर ये अखबार में जो खबर आई है कि यूनाइटेड नेशन की ओर से 1 मई 2026 को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों, और सीधी सी बात है कि मुस्लिम धर्म का नाम लिया है, कि मुस्लिम समुदायों पर इसके कथित प्रभाव को लेकर चिंता है। और भारत सरकार को कहा गया कि 60 दिन में आप हमें बताइए। और यह लेटर अल्पसंख्यक मामलों पर यूएन विशेष प्रतिवेदक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक, और धर्म या आस्था की स्वतंत्रता से जुड़े विशेष प्रतिवेदक की ओर से भेजा गया है। इसमें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वहां एसआईआर प्रक्रिया में हटाए गए मतदाताओं में मुस्लिम समुदाय की संख्या कथित तौर पर अधिक रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नंदीग्राम में हटाए गए मतदाताओं में करीब 95% मुसलमान थे, जबकि क्षेत्र के कुल मतदाताओं में मुस्लिम आबादी लगभग 25% है। यानी टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम पॉपुलेशन 25% है। लेकिन जो वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, उसमें 95% मुसलमानों के नाम हटाए गए हैं। और यूएन एक्सपर्ट ने इन आरोपों को कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों से जोड़ते हुए चिंता जताई है। रिपोर्ट में भारत के उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें भेदभाव से सुरक्षा और मतदान के अधिकार से जुड़े प्रावधान शामिल है। हमने कई इंटरनेशनल ट्रीटी पर, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हमने हस्ताक्षर किया हुआ है। और इस देश में सबका साथ सबका विकास वो नारे की बात नहीं है, आपको सही तरीके से काम करने का जनादेश मिला हुआ है। लेकिन क्या फायदा, आप उस जनादेश को ही ज्ञानादेश के नाम पर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो। पश्चिम बंगाल इसका परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी बड़ा आरोप लगा चुके हैं, उद्धव ठाकरे भी आरोप लगा चुके हैं, और जो किसी गठबंधन में नहीं है, ना वो इंडिया में है, ना एनडीए गठबंधन में है, ना वो मोदी के साथ है, ना राहुल गांधी के साथ है, वो नवीन पटनायक भी आरोप लगा चुके हैं कि उड़ीसा में गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और उत्तर प्रदेश में भी ये आरोप लग रहे हैं, देश के कई राज्यों में ये आरोप लग रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र का इस पर लेटर भेजना, ये निश्चित तौर पर एक शर्मनाक अध्याय है। और इसके लिए जिम्मेदार मोदी के चहेते देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो अमित शाह के मंत्रालय में भी एक समय काम कर चुके हैं, ज्ञानेश कुमार है। और निश्चित तौर पर एक शर्मनाक वाकया है अंशु जी। और हम और आप जानते हैं इसका जवाब तो कोई देगा। जी जी, बिल्कुल संतोष जी, ये बहुत बड़ी बात है। और इसे केवल इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि यूएन ने इसमें कोई आपत्ति दर्ज की है और इसको लेकर सवाल जवाब किए हैं। देखिए, ये देश की एक संप्रभुता का भी सवाल है। जब आपके आंतरिक मामलों में इस तरह से उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, तो उसके खतरे बहुत गंभीर भी होते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि पश्चिम के इन देशों में, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वो किस तरह से दादागिरी करके और इन्हीं प्रश्नों को उठाकर वो कई देशों की संप्रभुता में घुसपैठ करता है, और सवाल जवाब के नाम पर उनमें कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं या उनसे कोई दुश्मनी निभाई जाती है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बहुत बातें हुई होंगी जब भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए गए हों, और ये इनके रिजीम में, शासनकाल में ये बार बार हो रहा है। जब ईसाइयों पर हमले हुए थे, हमने देखा था पिछले साल ही,
बहुत पश्चिमी देशों में इसको लेकर कड़ी निंदा हुई थी और ये सवाल उठाए गए थे। अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर सवाल उठाए गए थे और एसआईआर की तो पूरी प्रक्रिया ही संदेह से भरी हुई है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, आपको याद होगा संतोष जी कि ममता बनर्जी ने भी कहा था कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, ये बिल्कुल गलत हुआ है और मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम में उठाऊंगी। आप सोच लीजिए कि जब देश के मसले अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जाने लगे, यूनाइटेड नेशंस उसमें दखल अंदाजी करे, तो ये छोटी बात नहीं रह जाती है, ये देश की संप्रभुता का सवाल बन जाता है और कल को ये बड़ा खतरा बन सकता है कि बहुत से ऐसे पैरामीटर्स के नाम पर कि आपके यहाँ लोकतंत्र का पालन नहीं हो रहा, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आज ही जो सोनम वांगचुक इस तरह मरने के कगार पे बैठे हैं, कल को कुछ उनको हो जाए तो ये सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने बड़े संकट में गिरेगी ये नहीं जानती है। ये बस अपने नशे में चूर हैं, अपना घमंड है इनको कि बस हमारे पास संसद में पूरी सदस्यता है, हमारे पास पूरी मोनोपोली है, हमारे पास पूरा एक मैंडेट है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेजॉरिटी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप मेजॉरिटेरियन रूल की तरफ हमें नहीं ले जा सकते हैं। जिस भी देश ने अपने यहाँ पर अल्पसंख्यकों या फिर मार्जिनलाइज्ड लोगों को इस तरीके से अनदेखी की है, उनको कड़े परिणाम भुगतने पड़े हैं। संतोष जी, क्या लगता है, इंटरनेशनलाइजेशन हो जाना, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाना इन मुद्दों का, इन बातों का कितने गंभीर परिणाम, कितना गंभीर खतरा हो सकता है? देखिए अंशु जी, हमें अतीत को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और उससे आप समझ जाएंगे कि कितना गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। 1947 में हम और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए। पाकिस्तान के दम्भी कह लीजिए, अहंकारी कह लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा नहीं मैं पहले आजाद हुआ, तो 14 अगस्त को हो गए कागजों में, लेकिन वैसे तो हम एक साथ ही आजाद हुए। पाकिस्तान ने चुना कट्टरवाद, मोहम्मद अली जिन्ना, और उस पाकिस्तान की नींव धर्म के आधार पर हुई थी। वो पाकिस्तान आज तक सिसक सिसक कर चल रहा है। भारत के पास विजनरी नेताओं की एक फौज थी अंशु जी, उसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, ये तमाम दिग्गज नेताओं की भीड़ थी जिन्होंने कहा कि नहीं, हम धर्म के आधार पर देश नहीं बनाए। जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था, मुस्लिम देश चाहिए था, दे दिया हमने, क्योंकि हमें शांति चाहिए थी। अब हम इस देश को सभी जाति धर्म के लोगों को आगे लेकर बढ़ाएंगे और एक अच्छा देश बनाएंगे। और नतीजा ये रहा कि पूरे दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान में न जाने कितनी बार लोकतंत्र को रौंदा गया, बांग्लादेश में न जाने कितनी बार खून खराबे से सत्ता बदली गई, श्रीलंका में न जाने कितनी बार हिंसा हुई, चाइना में तो लोकतंत्र का कोई सवाल ही नहीं है। इस पूरे दक्षिण एशिया बल्कि एशिया महाद्वीप में भारत उस देश में शामिल है जहां लोकतंत्र आज तक जिंदा है और जहां शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण होता रहा है। और नतीजा क्या हुआ था? नतीजा ये हुआ था कि हम पाकिस्तान से कोसों आगे। लेकिन फिर एक ऐसी सरकार आती है जो ये कहती ना ना ना, मेडिकल, एम्स, एयरपोर्ट ना, रोजगार ना, पहले मंदिर मस्जिद की बात कर लेते हैं, पहले शमशान कब्रिस्तान की बात कर लेते हैं, पहले हिंदू और मुसलमान की बात कर लेते हैं, और फिर इस तरह की चिट्ठी का। ना, मैं फिर कह रहा हूं अंशु जी, ये इस तरह की चिट्ठी एक भारतीय नागरिक के तौर पे हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस तरह के कई भेदभाव अमेरिका में भी होते हैं। आप में हिम्मत है कि संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखो कि अमेरिका में भी तो भेदभाव होता है, उनसे पूछो। आप में हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखने की कि आपके यहाँ भेदभाव हो रहा है ब्लैक अश्वेत लोगों से, इसको ठीक करो? नहीं हिम्मत है। आप अपने अधिकारों के लिए तो लड़ नहीं पा रहे हैं, दूसरे को आईना कहां दिखाएंगे? और इसमें भारत के गृह मंत्री पर भी सवाल उठाया गया। एक सबसे बड़ी दिक्कत देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष दूतों ने पत्र लिखा है और इस पत्र में अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत निकोलस लेवरा और आयरीन खान और नाजिला खाना, इन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में सरकार के नेताओं, ध्यान से सुने दर्शक मेरी बात, सरकार के नेताओं और वरिष्ठ सार्वजनिक हस्तियों द्वारा ऐसे बयान दिए गए जो मुस्लिम, बंगाली और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बयानबाजी के एक पैटर्न को दर्शाते और बढ़ावा देते हैं। और पत्र में आगे क्या कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में पेश किया गया। यह ऐसी बयानबाजी है जो वैध भारतीय मुस्लिम नागरिकों को विदेशी नागरिकों के साथ एक ही श्रेणी में रखती है। ऐसी खबरें कि सरकार के शीर्ष स्तरों पर बार बार इस तरह की बातें कही गई जिसमें एसआईआर को घुसपैठियों से वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के तरीके के बारे में बताया गया। पत्र में संसद में पेश उस नीति का भी जिक्र किया गया जिसमें डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, यानी पहचानो,
हटाओ और निर्वासित करो जैसे वाक्यांश का भी इस्तेमाल किया गया था। इन संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने क्या कहा कि इसे एक धार्मिक समुदाय को राज्य द्वारा संचालित चुनावी प्रक्रिया के जरिए निशाना बनाने के रूप में देखा जा सकता है। और कई तरह की बातें उन्होंने कही कि नेताओं और वरिष्ठ सार्वजनिक हस्तियों द्वारा भेदभावपूर्ण बयानबाजी, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है अंशु जी, आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 20/2 के तहत भेदभाव के लिए उकसाने के बराबर हो सकती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भारत ने 1980 में इसको मंजूरी दी थी और यह नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत भारत की जिम्मेदारियों के खिलाफ भी हो सकती है। दूतों ने, संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने कहा कि भारत चुनाव आयोग ने 4 नवंबर 2025 को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एसआईआर अभियान शुरू किया था। यह अभियान 321 जिलों और 1843 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया गया। यह अभियान जून और सितंबर 2025 के बीच बिहार में किए गए शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट के बाद शुरू किया गया था, जहां चुनाव आयोग का कहना था कि इस पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और किसी भी अपात्र मतदाता को सूची में न रहने देना। और फिर नागरिकता और कई तरह की चीजें कही गई थी। लेकिन अगर चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं था तो चुनाव आयोग में एसआईआर के नाम पर जिन वरिष्ठ पत्रकार संपादक जो रहे हुए हैं, जिनका नाम काट दिया गया, उनको पासपोर्ट देने से क्यों इनकार किया गया? वो अपनी बेटी की शादी में नहीं जा पाए, जबकि उनके पास अमेरिका का वैध वीजा था। इसका मतलब है कि ज्ञानेश कुमार ने गड़बड़ की, एसआईआर के नाम पर गड़बड़ की। अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, विदेश मंत्रालय का भी वो आ गया है कि नहीं ये वैध यात्रा का दस्तावेज है। तो हुजूर आला हमें ये तो बता दीजिए, आधार कार्ड नहीं मानोगे आप, राशन कार्ड नहीं मानोगे आप, वोटर कार्ड नहीं मानोगे आप, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मानोगे आप, पासपोर्ट को भी आपने खारिज कर दिया। तो हुजूर आला ये बता दो कि हमारे पास कौन सा ऐसा प्रमाण पत्र है जिसको हम आपको दिखाए और आप मान लें कि इस देश के नागरिक है। कोई तो पैमाना होगा। और एक बात मैं और कहूं, ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा। ज्यादा समय नहीं बीतेगा अंशु जी, इस देश के हर नागरिकों पर आफत आएगी जो स्वतंत्र आवाज रखते हैं और जो इस देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और ढांचे में विश्वास रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का ये पत्र, ये आईना दिखाने का काम कर रहा है और इस देश में हमारे और आपके जैसे जो चंद लोग जो लोकतंत्र को जीवित बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी, हमारे लिए भी आईना है कि शायद हमें लड़ाई अपनी और ज्यादा जारी रखनी पड़ेगी। बाकी जनता जनार्दन है, देखते हैं जनता क्या फैसला करती है। उनसे तो हम यही कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया इस तरह के लेटर को आप इस देश के लिए कितना अपमानजनक मानते हैं और काहे ज्ञानेश कुमार से प्रधानमंत्री जी को इतना लगाव है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल संतोष जी, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कह दी है कि लोकतंत्र को लेकर कभी भी भारत पर इस तरह के सवाल नहीं उठाए गए। जनसंख्या के आधार पर हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अब जो सवाल हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनने पड़ रहे हैं वो बाकी न केवल शर्मिंदगी भरे हैं बल्कि हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़े सवाल पैदा करते हैं। विश्व गुरु कहलाने की हमको बहुत होड़ लगी हुई है, विश्व गुरु बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे विश्व गुरु हैं जो किसी को सबक नहीं सिखाते हैं, लोग सबक इनको सिखा रहे हैं। जब विदेश में जाते हैं तो विदेशी मीडिया इनको सबक सिखाता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। वो इनसे सवाल करता है कि आप भारतीय डायस्पोरा को बसों में भर भर कर वहां पर लाते हैं क्योंकि आपको नारे लगवाने होते हैं। और यहाँ पर जो इनका एसआईआर की प्रक्रिया है, जो ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से चीजों को कर रहे हैं, उस पर यूनाइटेड नेशन सवाल उठाता है। और हमें एक तरीके से कहा जाए कि लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र के सवाल को लेकर कटघरे में खड़ा करता है। ये बहुत गंभीर सवाल है। दर्शकों, हम आप पर इस सवाल को छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि देश की साख को कहां पहुंचाया जा रहा है? क्या वाकई ये विश्व गुरु देश को ऊंचा कोई मुकाम पर ले जा रहे हैं, या फिर हर मोर्चे पर देश को सुनना पड़ रहा है और देश को इस तरीके से कहा गया है कि नीचा देखना पड़ रहा है? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और आपको हमारी ये चर्चा पसंद आती है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल आप जरूर आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।